हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटोमैनिक द मैकेनिकल क्लब। ये हमारा साइकोमेट्रिक प्रोसेस का सेकंड पार्ट है और इसके पहले पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन, इस वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रोसेस है इसमें दोनों चीज़ हो जाएगी हमारे पास। उसकी जो कूलिंग है वो भी हो जाएगी, जो हमारे पास मॉइस्चराइज्ड एयर होएगी उसकी हमने कूलिंग भी करनी है इसमें, और डिह्यूमिडिफिकेशन भी करना है उसका, यानी कि उसके अंदर जो वाटर वेपर्स है उसको भी रिमूव करना है और उसका टेम्परेचर भी डाउन करना है। इस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास एक स्प्रे की अरेंजमेंट ले रखी है हमने, जिसमें हमने कोल्ड वाटर को स्प्रे करवाना है। अब हमने इनलेट पे यहाँ पे जो हमने इनलेट पे एयर दिया है वो स्टेट 1 पे है, और जो हमारी एयर बाहर आई है वो हमारी स्टेट 2 पे है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने एक वाटर का टैंक लिया है। इसके अंदर जो हमारे पास कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर है TD4। अब इस टेम्परेचर को हम समझते हैं। अगर हम एयर के अंदर वाटर को स्प्रे करा दें जिसका टेम्परेचर उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम हो, तो हमने पहले वाली वीडियोज़ में देखा था कि अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम के कॉन्टैक्ट में अगर एयर आती है तो उसकी ड्यू बननी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को रीच करता है, उसके बाद फर्दर अगर वो उसके कॉन्टैक्ट में रहता है, उसके उसके बाद भी अगर उसके कॉन्टैक्ट में रहता है तो उसमें से ड्यू बननी शुरू हो जाती है, और जो वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड की फॉर्म में यानी कि ड्यू की फॉर्म में आकर बाहर निकल जाते हैं उसमें से। तो हमने इसमें यही करना है, डिह्यूमिडिफिकेशन भी करनी है हमने, कूलिंग भी करनी है। तो हमने जो वाटर लिया है कोल्ड वाटर, यहाँ पे जो हमने कोल्ड वाटर लिया इसमें दिखाया हुआ है कि जो TD4 है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर एट स्टेट 4 इज़ लेस देन TDP। जो हम स्टेट 1 पे एयर ले रहे हैं, उस स्टेट 1 पे एयर का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, अगर हम उसके जो उसके अंदर वेपर प्रेशर होता है, जो वाटर वेपर्स का वेपर प्रेशर है, उसी कॉन्स्टेंट वाटर वेपर के प्रेशर पे जो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा उससे कम जो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर है वो होना चाहिए। इसको हम इसके बाद इससे पंप से सप्लाई कर देंगे। पंप से सप्लाई करने के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा, और नोज़ल की अरेंजमेंट दिखाई हुई है। जिस तरह एक इंजन सिलेंडर के अंदर फाइन ड्रॉपलेट्स में चारों तरफ जो स्प्रे होता है फ्यूल का, उसी तरह से हमने यहाँ पे वाटर का स्प्रे करना है। यहाँ पे जो वाटर का स्प्रे होएगा वो हर डायरेक्शन में इक्वल होएगा, और जैसे हमारे पास जो एयर आ रही है वो स्टेट 1 पे है। अब ये एयर क्या करेगी, एयर के अंदर हीट है, लेकिन जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट है, जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के, उसका जो टेम्परेचर है वो उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है। अब हमें पता है एयर का टेम्परेचर कम होना शुरू होएगा कांस्टेंट वेपर प्रेशर पे, उसके जो वाटर वेपर प्रेशर है कांस्टेंट होएगा उसका, और उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होएगा, जैसे कि हमने पहले वाली वीडियोस में देखा था। आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो यहाँ पे हमारा पॉइंट 1 था वो स्टेट 1 को शो कर रहा है एयर की, जहाँ पे हमें उसकी W1 उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पता थी, और जो उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD1 उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी हमें पता था। तो जैसे जैसे वो वाटर ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आएगी एयर, तो वो अपनी हीट को लॉस करेगा, और जो उसमें से हीट निकलेगी, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी 1 से लेकर 3 तक, यहाँ से उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में कम हो जाएगा 1 से लेकर 3 तक। उसमें से जो इस प्रोसेस के टाइम पे जो हीट निकल रही है वो हीट कौन सी होगी हमारी, वो होगी सेंसिबल हीट। अब हमें पता है जब एक बार उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये वाली जो लाइन है हमें पता है सैचुरेशन लाइन होती है, और इसी लाइन पे हमें 0.3 मिल चुका है। जब उसका एक बार ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रीच हो गया, तो उसके बाद भी अभी भी वो किसी के कंटेनर के अंदर ही है जहाँ पे हमने वाटर को स्प्रे करा रखा है, और वाटर ड्रॉपलेट्स अभी भी उस पे आके मिक्स हो रही है, यानी कि उसमें से होके जा रही है एयर में से। तो उसके बाद क्या होगा, जब उसमें से ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रीच हो चुका है, उसकी ड्यू बननी शुरू हो जाएगी, और जो हमारे पास मॉइस्चराइज्ड एयर थी उसके अंदर के जो वाटर वेपर्स है उसका फेस चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब जब फेस चेंज होएगा, हमें पता है जो वाटर वेपर्स है वो हमने पहले वाली वीडियोस में समझा रखा है कि जो एयर के अंदर नॉर्मली जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको हम सुपर हीट लेकर चलते हैं। जो सुपर हीटेड वाटर वेपर्स है उसका जो फेस चेंज होएगा वो लिक्विड फॉर्म में, ड्यू की फॉर्म में बाहर आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो फेस चेंज हो रहा है, जब फेस चेंज के टाइम पे हमें पता है कौन सी हीट रिमूव होती है, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जो रिमूवल ऑफ लेटेंट हीट QL से शो कर रखा है इसको। अब ये H1 - H है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बस आपको ये समझना होगा कि जो फेस चेंज के टाइम पे, यानी कि जो उसमें वाटर वेपर्स किस में चेंज हो गया, ड्यू की फॉर्म में चेंज हो गया, तो इस फेस चेंज की वजह से उसमें से कौन सी हीट रिमूव हुई है, लेटेंट हीट रिमूव हुई है।
और पहले जो मैंने बताया था आपको 1 से लेकर 3 तक जाने के लिए उसको जो प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो उसको हीट रिमूव करनी पड़ी थी, वो उसको कौन सी हीट रिमूव करनी पड़ी थी? सेंसिबल हीट। देखिए दोस्तों, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डीह्यूमिडिफिकेशन पढ़ा था, उसमें पता था जो डीह्यूमिडिफिकेशन होती है उसमें एक वर्टिकल लाइन बनती है जैसे इसमें बनी हुई है 1 to A, और ये एक ही टेम्परेचर पे होता है। जो स्टेट इनिशियली होती है एयर की, उसी स्टेट में जो है TD1 पे ही ये डीह्यूमिडिफिकेशन होती है। और डीह्यूमिडिफिकेशन के टाइम पे जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डीह्यूमिडिफिकेशन के टाइम पे जो उसके वाटर वेपर्स है वो ड्यू की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो उसके अंदर से मास निकल रहा है एयर के अंदर से वाटर वेपर की फॉर्म में, जो ड्यू की फॉर्म में वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो गए हैं, ड्यू में कन्वर्ट होने के बाद उसमें से बाहर निकल रहे हैं, तो उनके पास भी कोई ना कोई सी हीट होगी। तो वो होती है हमारे पास लेटेंट हीट, जो यहाँ पे QL से डिनोट कर रखी है हमने। और हमने सेंसिबल कूलिंग में पढ़ा था कि जो उसका वाटर वेपर कंटेंट है एयर के अंदर का, वो चेंज नहीं होता, और जो उसका टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो सेंसिबल कूलिंग थी उसमें जो हीट बाहर निकलती है, यहाँ पे प्रोसेस A से लेकर 2 तक जो है वो कौन सी है? सेंसिबल कूलिंग। तो इस प्रोसेस में जो हीट निकल रही है वो कौन सी है हमारे पास? सेंसिबल हीट। देखिए दोस्तों, इसमें जैसे कि हमने इस प्रोसेस में डिस्कस कर लिया है कि जो इसमें कूलिंग भी हो जाएगी और उसकी डीह्यूमिडिफिकेशन भी हो जाएगी। तो ये जो दोनों का प्रोसेस है, कंबाइंड प्रोसेस, वो हमने कौन सी लाइन के थ्रू दिखाया हुआ है? प्रोसेस 1 से लेकर 2 तक जो हमने प्रोसेस दिखाई है, ये एक्चुअल में यही वाली प्रोसेस है जिसमें कूलिंग भी हो रही है और साथ ही साथ उसकी डीह्यूमिडिफिकेशन भी हो रही है। और ये जो मैंने आपको समझाया 1 to A और A से लेकर 2 तक जो प्रोसेस है, यहाँ से A से लेकर 2 तक जो प्रोसेस है, ये मैंने इसको 2 प्रोसेस में बांट दिया, क्योंकि हमें पता ही है जब इसमें कूलिंग भी हो रही है और डीह्यूमिडिफिकेशन भी, तो हम इसको सिंगल सिंगल करके स्टडी कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो एक्चुअल प्रोसेस होती है उसका जो पाथ है, यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है, थोड़ा कर्ड पाथ होता है इसका। 1 से लेकर 2 तक जो इसका पाथ है वो एक्चुअल प्रोसेस है। लेकिन हमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है और जो बाकी की कैलकुलेशंस होती है, उसके लिए इसके सिर्फ एंड पॉइंट से मतलब होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके सिर्फ एंड पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे एंड जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसी को हम मिला लेते हैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू। अब आपको एक और चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे ADP। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये मैं आपको अगले प्रोसेस में समझाऊंगा। यहाँ पे आप ADP को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए कि जो 0.4 है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। ये जो सैचुरेशन वाली लाइन है, ये हमें पता है ये सैचुरेटेड लाइन होती है। यहाँ पे 0.4 है और ये जो टेम्परेचर है वो TD4 है। ये 0.4 किसके लिए है? जो हमने कोल्ड वाटर लिया है एट स्टेट 4 पे। यहाँ पे देखिए TD4 इज़ लेस देन TDP, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगर हम यहाँ से स्टेट 1 पे जो हमने एयर ली थी, अगर हम उसके वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर प्रेशर को चेंज किए बिना, जो उसके अंदर वाटर के वेपर उसके पार्शियल प्रेशर को चेंज किए बिना अगर हम उसको कूल कराते रहें, तो हमें 0.3 पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 0.3 से हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिल चुका है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो TD4 है वो क्या है? TDP से लेस देन है, जैसा कि इस कंडीशन में दिया हुआ था। तो ये फुलफिल हो रही है हमारे पास। अब आपको पता है कोई सा भी हीट एक्सचेंज हो, अगर हम अच्छे से अच्छा भी हीट एक्सचेंजर यूज़ कर लें, तो भी जो है जिस मीडियम को हम टोटल हीट देना चाहते हैं, जिस मीडियम से हम टोटल हीट निकालना चाहते हैं, वो 100% नहीं होता, क्योंकि कोई सी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। तो इसमें भी जब हम वाटर को स्प्रे करा रहे थे ऊपर की तरफ, तो कुछ हीट जो है वो रेडियंटली लॉस हो जाएगा हीट का। यानी कि जो हमारा कोल्ड वाटर है, जितनी हीट वो एयर से ले सकता है वो उतनी एयर से नहीं लेगा। जो उसके एटमॉस्फेरिक एयर है या जो उसके रेडिएशंस के थ्रू जो है उसका हीट लॉस हो जाएगा, उसमें हीट पहले से ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है एयर का जो टेम्परेचर है वो होना कहाँ से, 1 से लेकर 4 तक आना चाहिए था, लेकिन हमें कहाँ मिल गया? ये 0.2 तक आया सिर्फ। तो इसका कारण यही है कि जो 100% एफिशिएंसी जो है इस जो वाटर स्प्रेयर है, इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास स्टेट 1 थी उस पर जो उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी वो थी हमारे पास W1, और स्टेट 2 पे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी, अगर हम उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाके देखें तो हमारे पास आएगी W2। और इंथैल्पी भी अगर हम, ये हमें पता ही है इंथैल्पी वाली लाइन होती है। यहाँ पे जो हमारे पास स्टेट 1 है वहाँ पे इंथैल्पी थी H1, और जो स्टेट 2 है वहाँ पे हमारी इंथैल्पी हो जाएगी H2। और जो हमारे पास एक इंटरमीडिएट पॉइंट आया है, जो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन में, इंटरमीडिएट पॉइंट जो A है, अगर हम वहाँ से भी एक लाइन पैरेलल खींच लें इंथैल्पी वाली लाइन के, यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था साइकोमेट्रिक चार्ट में, यहाँ पे कुछ ऐसी लाइंस होती है जो इंथैल्पी वाली लाइंस होती है। अगर हम यहाँ से इंथैल्पी निकाल लें तो उसकी इंथैल्पी आ जाएगी HA, इंथैल्पी ऑफ एयर एट पॉइंट A। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें पता है कि जो
वाटर वेपर्स थे वो ड्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। तो जो ये कन्वर्जन है ड्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है उसका फेस चेंज हुआ है, उस टाइम पे जो हीट उसमें से निकली है, एयर में से जो हीट निकली है वो कौन सी है हमारे पास, लेटेंट हीट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो H1 है एट स्टेट वन पे जो H1 और स्टेट ए पे जो है HA, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ H1 माइनस HA, तो हमारे पास रिमूवल ऑफ लेटेंट हीट आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि जो रिमूवल ऑफ लेटेंट हीट क्या वो L है, वो है हमारे पास H1 माइनस HA। और अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि जो ये प्रोसेस मैंने इसको अलग करके दिखाया था, क्योंकि हमारे पास जो लेटेंट हीट रिमूव हुई है वो तो हमने निकाल ली, ये जो HA माइनस अगर मैं H2 कर दूँ तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, वो सेंसिबल हीट कर रिमूवल आ जाएगा, रिमूवल ऑफ सेंसिबल हीट। देखिए दोस्तों, इस प्रोसेस के लिए ये आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रोसेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो यही है कि जो कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है, जो हमने यहाँ पे कोल्ड वाटर वाला सिस्टम लिया है, इसमें से जो हम कोल्ड वाटर को स्प्रे कराएंगे उसका जो टेम्परेचर है वो जो एयर हमारे पास स्टेट वन पे थी उस टाइम पे जो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकलता, यहाँ पे जो हमने TD3 निकाला था, या इसको TD3 बोल सकते हैं हम, या इसको हम TDP बोल सकते हैं सिंबल के हिसाब से। तो जो उसका कोल्ड वाटर का टेम्परेचर है TD4, वो क्या होना चाहिए, TDP से कम ही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि जो TD4 है वो टेम्परेचर कहीं यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे कहीं पे लाई करता है। इससे इस टेम्परेचर से हमें क्या पता लगता है कि जो इनिशियली जो स्टेज थी एयर की एट TD1 पे, उससे तो टेम्परेचर कम है, लेकिन जो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर था उससे कम नहीं है। तो अगर हम उस वाटर को स्प्रे करा देते हैं यहाँ पर अगर हम उसी वाटर को स्प्रे करा देते हैं जिसका टेम्परेचर TD1 से तो कम है लेकिन TDP से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी सिर्फ कूलिंग हो जाएगी। जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो सेंसिबल कूलिंग होती है, तो उस केस में वही चीज़ हो जाएगी, उसकी सिर्फ कूलिंग हो जाएगी और हमें डिह्यूमिडिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो उस केस में जो लाइन है वो कहीं कहीं यहाँ पे आके रुक जाएगी। अगर हमने टेम्परेचर यहाँ पे माना है कोल्ड वाटर का जो हम स्प्रे कर रहे हैं, तो इससे थोड़ी सी पीछे आके रुक जाएगी, क्योंकि वो भी 100% जो है कूलिंग नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कहीं पे आके रुक जाएगी और हमें टेम्परेचर आउटपुट पे जो हमारा TD2 है वो यहाँ पर आ जाता। आइए दोस्तों, अब ये जो प्रोसेस है कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन, इसी प्रोसेस को करने के लिए हम एक दूसरा तरीका भी यूज़ करते हैं जो हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें यूज़ होता है। आइए हम देख लेते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ पे जो है हमारा वो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जो ADP होता है, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये जो नाम है वो किसके लिए है, इसमें जो है हम वाटर को स्प्रे कराने की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, कूलिंग कोयल का यूज़ कर लेंगे। इस कूलिंग कोयल में कूलेंट आएगा, यहाँ से कूलेंट आएगा और ये जो है कूलेंट फ्लो करते करते यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस जो कूलिंग कोयल का टेम्परेचर है, यानी कि जो इसके अंदर कूलेंट फ्लो हो रहा है उसका जो टेम्परेचर है उसको बोल देते हैं हम ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और ये जो ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, जैसे हमने पहले वाली कंडीशन में देखा कि जो हम स्टेट वन पे एयर ले रहे हैं उसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकल के आएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो उसका निकल के आएगा, उस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ADP जो है लेस देन होना चाहिए। अब इसमें भी आप देख रहे होंगे जो ये अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सिंपल है। इस तरह की अरेंजमेंट जो है हम अपने एयर कंडीशनर्स में करते हैं। एयर कंडीशनर्स में जो हमें पता है कि जब समर का सीज़न होता है, तो समर के सीजन्स में हमें पता है कि जो एयर होती है हमारी एनवायरनमेंट में उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा पसीना होता है वो चिपचिपा सा पसीना आ जाता है। तो जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट है एयर में ज़्यादा होता है और एयर का जो टेम्परेचर है वो भी हाई होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा कि जो समर की जो कंडीशंस होती है उसमें जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है, चिपचिपापन होता है एयर में, और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो एयर कंडीशनर जो डिज़ाइन करते हैं उनको क्या पता होता है कि इसमें से जो एयर निकलनी चाहिए उसका टेम्परेचर तो कम होना ही चाहिए, साथ के साथ जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट है वो भी कम कर देंगे, तो बात बन जाती है, जो हमें है कंफर्ट कंडीशनिंग मिल जाती है समर के टाइम पे। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ पड़ा है जो हम एयर कंडीशनर्स में यूज़ करते हैं। आपको ये वाली अरेंजमेंट दिख रही होगी। इसमें क्या है, हमने एक कूलिंग कोयल लिया है जिसका जो टेम्परेचर है वो TD4 है, या हम उसको ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, जो लेस देन है TDP से। यहाँ पे हमने एयर लिया है एट स्टेट वन पे एयर एंटर करेगी, इस कूलिंग कोयल में से होके जाएगी, और जब एयर बाहर निकलेगी तो हमें स्टेट 2 मिल जाएगी। स्टेट वन पे जो है उसका टेम्परेचर TD1 है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है हमारे पास W1 है। उसके बात करें स्टेट 2 की, तो स्टेट 2 पे जो हमारे पास जब बाहर निकल रही है एयर, तो जो टेम्परेचर है वो TD2 है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2 है। यहाँ से हमारे पास कूलेंट जा रहा है और यहाँ से हमारे पास कूलेंट निकल रहा है, आपको दिख ही रहा होगा इस डायग्राम में। आइए हम इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे समझ लेते हैं। ये हमारे पास स्टेट वन है जब एयर एंटर करी थी,
बिल्कुल ये प्रोसेस पिछले वाले प्रोसेस की तरह है, बस इसमें हमने कूलिंग कोइल्स का यूज़ कर लिया। और जो कूलिंग कोइल का टेम्परेचर है वो क्या है हमारे पास ADP, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, या हम इसको TD4 से डिनोट कर सकते हैं। और हमें इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जब एयर इसमें से एंटर करती है तो वही चीज़ आ जाती है कि किसी भी हीट एक्सचेंजर की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो पाती। इसलिए जो एयर की स्टेट पहुंचनी कहाँ पर चाहिए थी, TD4 पे पहुंचनी चाहिए थी या ADP तक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास जो एयर निकली है उसका जो टेम्परेचर है वो TD2 तक ही पहुँच पाया। स्टेट 2 तक ही जो है एयर की कंडीशन जो है स्टेट 2 तक ही रीच कर पाई। इसमें आपको प्रोसेस दिख ही रहेगा कि जो एरो का निशान है वो इस तरफ है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि जो इसमें है टेम्परेचर भी कम हो रहा है और जो उसकी ह्यूमिडिटी है वो भी कम हो रही है। अब इसमें क्या होता है, जैसे एयर कांटेक्ट में आती है कूलिंग कोयल के, क्योंकि जो कूलिंग कोयल का टेम्परेचर है ये पिछले प्रोसेस की तरह ही है कि जो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उससे कम है, तो जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, वाटर वेपर्स है, उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, किसमें उसका फेस चेंज होना शुरू हो जाएगा, किसमें ड्यू की फॉर्म में। और वो जो ड्यूज़ है वो जो हमारे पास ये जो कूलेंट की ट्यूब्स है उसी के ऊपर आके स्टिक हो जाती है। आपने भी देखा होगा जब आप एयर कंडीशनिंग की सर्विस कराने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब वो सर्विस करते हैं जो कुछ कोइल्स होती हैं, कुछ उन कोइल्स के ऊपर जो है वाटर इकट्ठा होता है, वो उसका टेम्परेचर भी कम होता है वाटर का, तो वो जो वाटर है वो एयर में से ही निकल के जो ड्यू की फॉर्म में वाटर स्टिक हो जाता है उससे, वो वही वाला वाटर है। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि जो इंथैल्पी है स्टेट 1 पे H1 इंथैल्पी, स्टेट 2 पे इंथैल्पी जो है हमारे पास H2 है। और अगर हमारे पास जो एयर है वो कंप्लीट जो है हीट गेन कर देती, जो हमारे पास जो है एयर कम्प्लीटली हीट लॉस कर देती, जो हमारा कोयला है उसके कॉन्टैक्ट में आ गया, अगर कंप्लीट हीट लॉस हो जाता तो जो हमारे पास इंथैल्पी है वो हमें H4 मिल जाती। देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारे पास ये जो कूलिंग कोयल है, अगर हम इसका टेम्परेचर, इसमें जो हमारे पास कूलिंग कोयल है अगर हम इसका टेम्परेचर TD4 ना रख कर एक ऐसा टेम्परेचर रख दें जो इसके एयर के जो स्टेट 1 थी वहाँ पे जो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकल के आता, ये हम मैं बना देता हूँ यहाँ पे जो इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे मैं TDP लिख दूँ, अगर इसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकल के आता, अगर हम इस कोयल के जो टेम्परेचर है इसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई सी स्टेट मान लेते हैं, जो कोयल का टेम्परेचर है वो हम ये ले लेते हैं, तो जो इसमें प्रोसेस है वो सिर्फ कौन सी होती, सेंसिबल कूलिंग, जैसे मैंने आपको पिछले प्रोसेस में समझाया। क्योंकि जो उसका टेम्परेचर है वो उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से तो कम है नहीं, तो जब तक उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रीच नहीं होगा तब तक उसकी डीह्यूमिडिफिकेशन नहीं हो पाएगी। आइए दोस्तों, इसमें हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काफ़ी काम आती है। इसमें जो है हमारे पास सेंसिबल हीट फैक्टर। सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ लॉस ऑफ सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय में लॉस ऑफ टोटल हीट, और गेन ऑफ सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय में गेन ऑफ टोटल हीट। अगर हम जैसे हम इसमें कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं तो ऐसे ही हमारे पास हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन या डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस आएंगी, तो उसमें उस केस में सेंसिबल हीट का क्या होता है, गेन होता है। इस केस में क्या हो रहा है, सेंसिबल हीट का लॉस हो रहा है और टोटल हीट भी लॉस हो रही है। जैसे मैंने आपको पिछली प्रोसेस में बताया था, ये जो वर्टिकल प्रोसेस है 1 to A, यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो QL लेटेंट हीट का लॉस हो रहा है, और ये जो A to 2 तक जो प्रोसेस है यहाँ पे जो हीट का लॉस हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास सेंसिबल हीट का लॉस। अगर हम सेंसिबल हीट का लॉस देखें तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंसिबल हीट का लॉस है वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, जो हमारे पास सेंसिबल हीट का लॉस निकल के आएगा HA माइनस H2 जो है हमारे पास सेंसिबल हीट का लॉस निकल के आएगा। और अगर हम टोटल हीट लॉस की बात करें, पहले हमारा टोटल हीट लॉस कहाँ पर हुआ, ये लेटेंट वाला, यानी कि H1 माइनस का HA, और उसके बाद जो हीट लॉस हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, जो सेंसिबल हीट लॉस हुआ है HA माइनस H2। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो सेंसिबल हीट फैक्टर निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, HA माइनस H2 डिवाइडेड बाई H1 माइनस H2। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारे पास कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन। इस तरीके से इसके आगे भी और प्रोसेस है, तो ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।